आज हमारे साथ हैं नगर परिषद के पूर्व सभापति और कांग्रेसी नेता अजय अग्रवाल जी। इनसे हम बात करेंगे अलवर से जुड़ी आम लोगों की समस्याओं के बारे में और थोड़ी सी चुनावी चर्चा भी करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय हमको देने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूँगी कि अलवर सीट से आपके चुनाव लड़ने की चर्चा ज़ोरों पर है, आपका मूड क्या है? साची जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, साथ ही ATL TV के सभी दर्शकों का भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पर्व पर समस्त अलवर वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साची जी, सच्चाई तो यह है, जो लोग राजनीति में होते हैं वो चुनाव तो लड़ना चाहते ही हैं, पर चुनाव सकारात्मक रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से लड़ा जाए, एक शहर के विषय में संकल्प के साथ लड़ा जाए, ये उसकी तैयारियों के साथ निर्णय होता है। और सबसे बड़ी बात है पार्टी का टिकट मिलना। अभी निश्चित रूप से कांग्रेस में और लोग भी मेरे साथ दावा कर रहे हैं, जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। पार्टी ने यदि मेरे को विश्वास देकर यदि टिकट दिया तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, पार्टी आपको टिकट दे, इसका क्या आधार आप मानते हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? पार्टी में ये है, जैसा मेरे विगत 20-30 सालों का राजनीतिक अनुभव है, राजनीति में तो मैं लगभग 40 वर्षों से हूँ, पर लेकिन जो अनुभव है, जिस तरह से मैं पिछले 4.5 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ, कांग्रेस के हर मौके पर जहाँ भी मुझे जो जिम्मेदारी दी हुई है, चाहे वो आसाम का चुनाव हो, उसमें भी मैं चुनाव प्रचार में हमारे राष्ट्रीय नेता बाबा जितेंद्र सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यहाँ अलवर में अलवर ग्रामीण के प्रभारी के रूप में मैंने सभी चुनावों में काम किया और सबसे ज़्यादा सफलता हमने अर्जित की। साथ ही कांग्रेस के ज़िले में जो भी कोई प्रोग्राम होता है या राज्य स्तर पर जो प्रोग्राम होता है, उसमें अपनी तरफ से जितना भी बढ़ चढ़ कर जो प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर जो भी हम सरकार के साथ रहकर सरकार की बातों को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए काम किया है। निश्चित रूप से क्योंकि अलवर में वैश्य समुदाय का अब तक सर्वाधिक MLA रहे हैं, वह बनिया और ब्राह्मण वर्ग से ही यहाँ ज़्यादातर MLA चुने गए हैं। क्योंकि मैं वैश्य समुदाय के साथ, वैसे मेरे पर जातिगत आता नहीं है, मैं तो सामूहिक रूप से 36 बिरादरी के लोगों में मेरी गिनती होती है, पर लेकिन जहाँ जब विषय होता है कि भाई राजनीतिक रूप से ताकत अपनी बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से आज हमारे इस शहर में 80,000 से ज़्यादा वोट वैश्य समाज के हैं, तो इसलिए दावा मेरा पुख्ता बनता है। और साथ ही मेरे साथ अन्य सभी जाति का भी लगा हुआ है, क्योंकि जो नगर परिषद में जब 2004 से 2009 तक सभापति था, उसके टाइम में जो हिस्टोरिकल काम किया है, अलवर के इतिहास में 2 जनों को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बड़े कामों में हमारे बाबा जितेंद्र सिंह जी का नाम लिया जाता है, और नगर परिषद के काम में आज भी यदि आप पूरे शहर में चर्चा करेंगी, और आज भी मैं जिंदा हूं तो नगर परिषद में उस समय के किए हुए कामों से जिंदा हूं। जो लोग मुझे आज अजय अग्रवाल को लोग जानते हैं, तो निश्चित रूप से जानते हैं कि विकास के रूप में जिसने काम किया, विकास के नए पायदान में जिसने नगर परिषद को एक गरिमा दी, पहचान दी, UIT से आगे नगर परिषद का होना अपने आप में उस समय एक आश्चर्यजनक सत्य था। तो उसके चलते हुए मेरा दावा मजबूती से बनता है, और निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करेगी। और आप समझ रहे हैं, अभी जैसे इन दिनों सर्वे भी हो रहा था, बहुत लोगों ने टेलीफोन से बहुत आया, लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए, वो कहते हैं अजय जी बहुत लोगों के नाम सर्वे पर आ रहा है, 4थे नंबर पर आपका भी नाम आता है। तो हमने ऐसा किया, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोग चाहते हैं एक बार उन लोगों को भी अपना जिनके मन में इस शहर के प्रति ज़्यादा प्यार, स्नेह है, और जिनके पास इस शहर के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। सबसे बड़ी बात है मेरे मन में यह है, इस शहर को हम इंदौर क्यों नहीं बना सकते, इस शहर को हम बेंगलोर क्यों नहीं बना सकते, इस शहर को हम चंडीगढ़ क्यों नहीं बना सकते। ये स्थिति थी जब मैं सभापति था, तो कोई लोग नाइट स्वीपिंग को जानते नहीं थे, कोई डोर टू डोर कचरा व्यवस्था को जानता नहीं था। ये सब शुरुआती रूप से किया। मैंने रोड स्वीपर यहाँ मंगवा लिया ठेकेदार के माध्यम से,
मुझे बड़ी शर्म आती है। आज पिछले 6 महीनों से रोड स्वीपर 80 लाख रुपए की लागत का लाकर यहाँ सूचना केंद्र में खड़ा कर दिया। धीरे धीरे वहाँ से सामान ही चोरी हो जाएगा। कोई लोग काम को युद्ध स्तर पर करने को कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ जिसके पास ईमानदार सोच के साथ अलवर शहर के संपूर्ण विकास का यदि नक्शा उसके पास है, ऐसे व्यक्ति को यदि शहर की जनता चुनेगी तो निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित होंगे और अलवर राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शहरों में गिनती होगा। सर, मौजूदा समय के विधायक संजय शर्मा जी के कार्यकाल पर आप क्या विचार हैं? मैं संजय शर्मा के कार्यकाल पर मेरा छोटा भाई जैसा है, टिप्पणी नहीं करना चाहता। कई बार ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई विपक्ष में है, आप सरकार में शामिल नहीं हो, विपक्ष में हो। विपक्ष में ज़्यादा ढंग से आप अपनी बात को उठा सकते हो। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसको अपनी तरफ से कोई काम के लिए मना किया हो। कोई काम लेके कोई एमएलए चले गया, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको ने जितना पैसा मांगा उतना पैसा दिया। अलवर शहर में कोई पैसे की कोई कमी से कोई काम रुका नहीं। अब संजय जी ये ठीक है, अपने आदमी का, हर आदमी का अपना अपना प्रयास होता है, कितने रूप से वो सक्षम रूप से अपना काम करा पाए नहीं करा पाए, ये तो आप ज़्यादा विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति में हर आदमी को मौका मिलता है, मौका मिलता है तो उसे काम करके दिखाना चाहिए, यही मेरा कहना है। सर, नगर परिषद के चूँकि आप सभापति भी रह चुके हैं, तो उस वक्त ऐसे कौन से काम थे जो आज भी आपके याद किए जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो काम होने चाहिए और आगे स्तर पर बढ़ के जिन्हें आपने शुरू किए थे अलवर में? यदि मैं सांची जी नगर परिषद के कामों की विश्लेषण करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इस नगर परिषद को लोग पहले नरक परिषद के नाम से जानते थे। और जैसे ही नवंबर 2004 में मैं सभापति चुना गया तो लोगों के मन में ये लगा कि यार ये नगर परिषद भी कुछ कर सकती है। पहली बार ऐसा लगा। शुरुआती सालों में तो मुझे बहुत परेशानी आई, क्योंकि नगर परिषद में तनख्वाह देने तक का पैसा नहीं था और रोज़ सुबह से शाम तक झिक होती रहती थी, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं थी। और एक रोचक बात और बताऊं, जो कर्मचारियों का जीपीएफ का पैसा होता है वो फंड में जमा होता है। उस फंड को यदि कोई उपयोग में ले लेगा तो उसके खिलाफ कोई भी कर्मचारी एफआईआर लिखा देगा तो सीधी जेल कमिश्नर को भी है और अध्यक्ष को भी जेल है। मुझे ये जानकर जब बड़ी ताज्जुब हुआ, मेरे से पूर्व सभापतियों ने वो जीपीएफ के पैसे का दुरुपयोग करते हुए उस पैसों को भी खुर्द-बुर्द कर दिया और करोड़ों रुपए की जिम्मेदारी नगर परिषद पे बनी हुई थी। क्योंकि उस समय लोग बोलते थे नगर परिषद का काम संभालना जैसे काजल की कोठरी में सफ़ेद कपड़े पहनने वाला जाए और स्वच्छता के साथ निकल आए। और ऐसे में अद्भुत रूप से मैंने 5 साल जो काम उस काजल की कोठरी में किया और एक एक व्यक्तित्व के जवान पर ये हो गया कि यार अलवर में यदि यूआईटी से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है तो नगर परिषद कर रही है। उसके पीछे क्या होता है, एक विजन होता है, एक आपके दिमाग में सोच होनी चाहिए कि ये मेरा शहर है, मेरे नगर परिषद है, मेरे पार्षद हैं, इन सबको मिलकर शहर की जो जनता ने हमारे को जो जिम्मेदारी और जवाबदेही चुनाव में जिता के, पहले मेरे को वार्ड मेंबर में रिकॉर्ड वोटों से जिताया, फिर सभी ने मिलकर मुझे सभापति बनाया। सभापति बनने के बाद मेरा भी दायित्व बनता है कि शहर की जनता के बीच में जाकर उनके साथ जुड़कर जैसा जनता चाहती है उसके अनुरूप काम करके उनको दिखाऊं। नगर परिषद का मुख्य काम तो होता है, एक तो सबसे पहले काम होता है एक तो सफाई का, एक रोड लाइट का। ये मुख्य ध्येय लोगों के दिमाग में होता है। नगर परिषद सिर्फ कचरा उठाने का काम करती है, सफाई काम करती है। लेकिन जब उन लोगों को पता चला नगर परिषद निर्माण भी करती है, नगर परिषद पानी की बोरिंग भी करा सकती है, नगर परिषद शहर में रोड्स भी बड़े बड़े बना सकती है, नगर परिषद शहर में जो पुरानी जो मंटोमंट जैसा सागर जैसा था, सागर को मैंने ऐतिहासिक रूप से इस तरह से डेवलप किया
कि वहाँ 4 से 5 हज़ार, ये साक्षी हैं, आपके प्रेस के साथी हैं जो लोग, 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ जाने लगे। मैंने सागर की पूरी संपूर्ण सफाई करी, पहले उसको वेल मेंटेनेंस कराई, सारी छतरियों पर रंग रोगन कराया, फिर मैंने म्यूजिकल फव्वारे वहाँ लगाए। उसमें सबसे पहले मैंने एक फव्वारा ला के चालू किया, वो भी प्रीमियर कंपनी। जो भी काम मैं करता था, मैं क्वालिटी का काम करने पर विश्वास रखता था, और इसीलिए मैं पहले ही अपने अधिकारियों को साथ कहता था, भाई किसी भी चीज़ में हमें समझौता नहीं करना, जो भी काम करना है शहर में ऐसा आयाम स्थापित करो, हम रहे या ना रहे लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए। उस दिशा में हमने सबसे पहले बड़ा काम किया। और आज मैं मुझको गर्व है कि सागर को हमने जितना अच्छा बनाया, उसमें 3 हाउस बोट लगाई, चारों तरफ फव्वारे लगाए, और वहाँ हज़ारों की तादाद में पर्यटन के रूप में लोग जाने लगे। थोड़े समय में हमें ये भी लगा कि यहाँ एक कैफेटेरिया बनाएं जिससे और लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, पर चूँकि समय अभाव होता है, 5 साल होते हैं, 2 साल तो नगर परिषद को समझने में लग गए। 2004 से 6 साढ़े 6 तक तो ऐसे ही निकल गया। 2007 में काम करने का मौका मिला, और हमने जो हिस्टोरिकल काम किए वो आज भी अलग ही है। शहर में जो हमारी माताएं बहनें सब्जी मंडी जाती थी, ऑफिसर के साथ बाज़ार जाती थी, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। उनको कई बार ये होता था वो वापस बाज़ार से आके अपने घर यूरिन के लिए भी उन्हें आना पड़ता था। शहर में इतनी विविधता थी, तो उस बात को मैंने, उस मन को समझा, और शहर में मैंने लगभग 200 से ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स बनाए। कमरे भाग में ज़्यादा, कमरे भाग में लोग कहते थे साहब सुबह सुबह हम लोग बुजुर्ग आते हैं, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई वैसा पेशेंट है, तो मैंने सबसे पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाया, और अपने खड़े रह के वहाँ प्रयास किया कि सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। सुलभ कॉम्प्लेक्स लगा, लोगों को अच्छा लगा। फिर उसकी तर्ज पर हमने जगह जगह शहर में 8 से 10 अत्याधुनिक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति, मेरा सोच ये था, कोई भी व्यक्ति आज सुबह अलवर स्टेशन पर आए, स्टेशन पर सुलभ कॉम्प्लेक्स में आकर वो अपनी जो अटैची वहाँ अलवरी में रखे, वहाँ से अपनी चाबी ले, वहाँ नहा धोकर वो शहर में जाए, अपना काम करे, शाम को अपना वहाँ आए, खाना खाए, अटैची ले, अपने गंतव्य पर चले जाए, और उसको सारी सुविधा एक जगह ही मिल जाए। इसमें हमने प्रयास किया। तो हमने पहले स्टेशन पे भी बनाया, अलकापुरी में भी हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया, संजय शर्मा जी के घर के पास शिशु हॉस्पिटल है उसमें बनाया, अपना राजीव गांधी चिकित्सालय है वहाँ भी जनता को देखा हमने, वहाँ भी बनाया। फिर आपके जो महिला चिकित्सालय है उसमें सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया, बस स्टैंड पे हमने अंदर बनाया। फिर बाद में जब मेरा टेन्योर पूरा होने लगा, जब हमने वहाँ भी सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया। शहर में हमने अत्याधुनिक सुविधा दी। मुझे इस बात का खेद है, जो काम मैंने किया, यदि ये उस काम को भी सुचारू रूप से रखते, पिछले 2009-10 से लेकर आज 23-13 साल तक, यदि जो भी सभापति उसी काम को बदस्तूर रखता, यदि ये मेरे पब्लिक टॉयलेट्स जो मंत्रालय हैं, यदि उनकी सफाई भी ढंग से करा लेते। आज क्या है, जो बाथरूम मैंने बना दिए, उसकी कोई दीवार टूट गई, गंदा हो गया, बीच में तो क्या है, इन्होंने इतने मतलब सफाई करने के लिए भी इन्होंने ठेकों को भी सब ऐसे ही अदरजुल में अपने मिलने जुलने वालों को देती है, जिससे सारी। उस समय मैं गांधी आश्रम की विशेष जो सफाई कार्य, जो गांधी जी के टाइम में जो गांधी आश्रम पटना में था, उसके सफाई वालों को बुलाकर मैंने अलवर शहर का उनको ठेका दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे हमारे सार्वजनिक मंत्रालय हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम धुलेंगे, और यहाँ केमिकल से सब सफाई होगी। मशीन उनको उन्होंने ली, सब सफाई होती थी, और एक भी यदि टॉयलेट में यदि कोई गंदगी मिल गई और चेकिंग के दौरान पकड़ में आ गया तो उसका पूरे 30 दिन का पैसा उसका कट जाता था, और पूरी उसमें हम लोग ध्यान देते थे और चेकिंग रखते थे। तो इसलिए उस समय भय भी था, कुछ लोग, हमारे को शौक़ भी था। जब काम किया तो मैंने न दिन देखा न रात देखा, मैंने देखा इस नगर परिषद को शहर में ऐसा बनाना है कि लोग, हर आदमी ये कहे यार हमें तो नगर परिषद से काम कराना है। लोगों को ये, मेरा कुल शुरुआती रूप से 9 करोड़ का बजट था मेरे से पहले, मैंने 9 करोड़ के बजट को 100 करोड़ में बजट में तब्दील कर दिया, और उसे मैंने 100% अचीवमेंट भी किया। तो उस समय तत्कालीन जिला कलेक्टर भास्कर सावंत थे, तो वो कहते थे यार हमारा तो 80 करोड़ का बजट है, नहीं UIT का अजय जी, और आपने 100 करोड़ का कर दिया। मैं साहब ये देखो, ये आपकी सोच है,
आप चाहो तो इसे 300 करोड़ का बजट बना सकते हो। आप तो यूआईटी पूरा विस्तृत है, पूरा जिला आपके पास है, पूरी सारी ज़मीन आपके पास, जायदाद आपके पास सारा है। हम तो नगर परिषद कूड़ा कचरा उठाने का काम है, हमें राज्य सरकार जो पैसा देती है उसे मुश्किल से तनख्वाह दे पाते हैं। पर लेकिन हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में, आज जो जगह जगह शहर में जो यूनिक पोल लगे हुए हैं, इस सब की शुरुआत मैंने की। अलवर में कोई जानता नहीं था कि जो आपके जो 10 बाई 10 के जो कियोस्क लगते थे, कोई नहीं जानता। सबसे पहले अलवर में मैंने सब लोगों को बुलाया, तो उस आय को बढ़ाते हुए मैंने 2 करोड़ रुपये प्रति साल तक की इस आय को बढ़ा दी। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म और हैरत है, पिछले 4 साल हो गए, 4 साल से यहाँ ठेका तक नहीं हुआ। आज जो वही पोल लगे हुए हैं, उसमें बेचारा कोई पोस्टर लगाता है, उसमें अपने पैसे लगाता है, दूसरे दिन वो पोस्टर उखाड़ के कोई ले जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सरकार के हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाओं के पोस्टर हो, हर दूसरे तीसरे दिन चोरी हो जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके प्रति ये दायित्व तो उनके उससे वसूली क्यों नहीं की जाए इनकी तनख्वाह से। करोड़ों रुपए का जो ये नुकसान इन्होंने कर दिया है, जगह जगह इनको ठेके देने थे, वो ठेके अब तक नहीं दे पा रहे। वो ठेके नहीं दे रहे तो फ्री में ठेके चल तो इनके सह से रहे हैं, उस बात पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं देता। फिर मैं उस विषय को नगर परिषद में नाइट स्वीपिंग में मैं यूरोप गया। यूरोप में मैं पेरिस में देखा, पूरी रात मेरे बच्चे ये कहते थे कि पापा आप आते हो तो जब वहाँ जाते देखते हो सफाई और कूड़ा कचरे की ही बात ही करते रहते हो, यहाँ आए यहाँ तो कम से कम घूम फिर लो। मैंने कहा नाइट स्वीपिंग हो रही है, इसको मैं देखने चले गया। वहाँ पेरिस में मैंने बात करी, उसने मेरे को रात को नाइट स्वीपिंग दिखाई। मैंने आते ही अलवर में नाइट स्वीपिंग कर दी। शहर के मुख्य बाजार रात में साफ़ हो रहे, सब्जी मंडी घंटाघर वाली बिल्कुल साफ़ हो गई। नालों के बारे में इनको तो किसी को नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा नाला कहाँ निकल रहा है। मैंने ये आपके गोपाल टाकी के सामने जो नाला है, इसमें साइकिल चला के मनुमार्ग तक साइकिल से आ गया। ये ऐसे ऐसे नाले हैं। इतनी सफाई जो कराई वो आज तक अलवर के लोग कहते हैं सफाई तो अजय जी के टाइम में होगी। मेरे टाइम में जो बोर्ड था उसमें मेरे साथी पार्षदों ने सबने मिलकर, मैंने ना तो कभी बीजेपी की, मैं बीजेपी का सभापति था, ना मैंने कांग्रेस किया। मेरे पास जो आया, मैंने लोगों को एक टारगेट दे दिया 2008 में, क्योंकि उस समय चुनाव होना था। और चूँकि मेरी इच्छा शुरू से थी कि मैं अलवर शहर से चुनाव लड़ूँ, चुनाव की तैयारी थी, तो मैंने अपने उसी हिसाब से बजट के एलोकेट करते हुए हर दिशाओं में काम के चौमुखी रास्ते खोल दिए। कोई पार्षद आया, उसको ने अपने क्षेत्र में जो काम बताया, चाहे वो ग्रेवल सड़क का काम हो, चाहे पक्की सड़क का काम हो, कंक्रीट का काम हो, मैंने सारे काम का लेखा जोखा बना के उन सब के टेंडर करके सारी जगह नाली हैं पक्की। मैं समझता हूँ कि पट्टी पार का शहर है, वहाँ कोई काम बाकी नहीं है। ये जो गोरापथ देख रहे हैं आज आप, काली मोरी से लेकर बहरोड रोड तक, ये गोरापथ हमारे टाइम का बनाया हुआ है। सारा शहर का जो सौंदर्यीकरण का काम किया हमने। लाल डिग्गी पे जो पानी का जो लेकर ये जो चर्चा करते हैं, सिल्ली सेड से लाल डिग्गी के मैं बता दूं, ये सागर रिसोर्ट तक मैं पानी ले आया था। वहाँ से थोड़ी सी अड़चन थी, जिला प्रशासन से मैं चाह रहा था सहयोग मिल जाए और लाल डिग्गी पर हम एक अच्छा वो बना दें, म्यूजिकल फव्वारा लगा दें। और उस समय हमने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तैयार भी कर लिया कि भाई इसका हम साल का 50 लाख रुपया नगर परिषदों को दे देंगे और यहाँ हेरिटेज के रूप में इसको डेवलप करके एक यहाँ कियोस्क लगा देंगे, लोगों को खाने पीने की सुविधा मिल जाए, शाम को आए म्यूजिकल फव्वारा लगे, और भी उसके साथ सौंदर्यीकरण के साथ साथ इससे हमारे अलवर का जो टूरिज्म का है वो भी बढ़ेगा और साथ साथ नगर परिषद क्या है। हमने हर जगह नगर परिषद की आय बढ़ाने के सिस्टम को लागू किया। नगर यूआईटी से हमने हमारी जो कॉलोनियाँ जो हैंड ओवर हो गई थी, उनकी फाइल ही नहीं देते थे, ये सालों तक रखते थे, उसका राजस्व सब यही कमाते थे। और किसी को ये नहीं पता कि हमारी जो यूआईटी जो प्लॉट बेचती है उसका 15% राशि नगर परिषद को देनी है। कोई मेरे को समझ में नहीं आया, आते कितने सभापति, आज मैं ही एकमात्र सभापति था जिसने 7-8 करोड़ रुपए यूआईटी से लड़ झगड़ के ले लिए। और यहाँ तक कि ये हुआ मेरे को कई बार आँख भी बदलनी पड़ी। सरकार में हम लोग नहीं थे, फिर भी उसके बावजूद भी हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमें लड़ झगड़ के इस काम को करना पड़ता था। और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ वो 8 करोड़ रुपया मेरे लिए 80 करोड़ बराबर हुआ। और अलवर में जो सीवरेज का जो काम था, इसके भी सबसे पहले मैं लाया। उस समय मंजीत सिंह जी होते थे हमारे जो हेड थे डीएलबी के, उन्होंने मेरे को कहा अजय जी आपका, वसुंधरा जी ने कहा है कि भाई सिंगल फेस में जो अभी जो आएगी आपकी सीवरेज, उसका फर्स्ट फेस ही आपका सेंक्शन होगा।
पर फर्स्ट फेस होगा तो आउटर बनेगा, आपका कोई काम नहीं होगा, शहर में नुकसान हो जाएगा। DLV का उद्घाटन था, 5 लाख रुपए हमने अपनी नगर परिषद अलवर की तरफ से DLV के भवन में योगदान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी के आने से पहले मंजीत सिंह जी ने मेरे को वही बताया कि भाई अजय जी, यदि आपको अलवर का समुचित विकास चाहिए तो सीवरेज व्यवस्था फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ की आप सेंक्शन कराओ। वो भी मैडम को आप ही समझाना, हम तो कह नहीं पाएंगे, हम तो अधिकारी हैं, क्योंकि हमारी नहीं चलेगी, तो आप कहोगे तो ये काम हो जाएगा। उन्होंने पहले मेरे को विस्तृत रूप से बताया था। और मैं जैसे ही वसुंधरा जी आई, मेरे वसुंधरा जी से संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। चेयरमैन में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ चेयरमैन का अवार्ड मेरे को मिला। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुलाया। कई चेयरमैन में अकेला था, मेयर राजस्थान के कई मेयर साथ गए थे, हम लोग वहाँ गए। मोदी जी से भी उस समय चर्चा की थी। मोदी जी का उस समय से स्वच्छता के था। जब उनको ये पता चला कि अलवर में ऐसे टॉयलेट और ये सब चीज़ बताएं, तो उन्होंने उस समय भी मेरे को ये कहा कि भाई बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ, कोई काम की कोई सीमा नहीं होती, काम के लिए कोई पार्टी नहीं होती, काम के लिए कोई धर्म नहीं होता। आपके मन में एक सोच होनी चाहिए कि मेरे शहर को कैसे सजाया जाए, ये सबसे पहले मैं समझता हूँ। और निश्चित रूप से हम सफलता के साथ यदि सब बड़े सपने देखेंगे तो निश्चित रूप से अलवर का विकास होगा। बिल्कुल सर, जनता के बीच आपकी छवि एक सच्चे और काम करने वाले नेता के तौर पे रही है, और ऐसी हालत जब अभी आप देखते हैं अपने शहर की, जो इतना आपने काम किया है, तो निश्चित तौर पे दुख होता है। सर, नगर परिषद की मौजूदा कार्य प्रणाली पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जनता, चाहे सफाई की बात हो, आवारा पशुओं के रोड पर चलने की बात हो, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, उन सबसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। साची जी, सबसे बड़ी बात है, जो भी जनप्रतिनिधि बन के आता है उसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। एक उसके पास सोच नहीं है, एक उनको ये नॉलेज नहीं है कि ये नगर परिषद है क्या। जब तक आप किसी संस्था के प्रधान हो और नगर परिषद एक्ट में आपको क्या क्या पावर्स हैं, मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे यही नहीं पता कि मेरी पावर्स क्या हैं, तो मैं क्या काम कर पाऊँगा। अध्यक्ष की पावर क्या है, उपाध्यक्ष की पावर क्या है, पार्षद की पावर क्या है, कमिश्नर की क्या पावर है। आज कमिश्नर ने सारे पावर्स अपने हाथ में ले रखे हैं। और मैं देखता हूँ कि बार बार ये कह देते हैं साहब कमिश्नर में नहीं करने देता। कितने ही पार्षद धरने पे बैठते हैं, न पक्ष के पार्षद खुश हैं न विपक्ष के पार्षद खुश हैं। बार बार टेंडर करते हैं, इतना भारी भ्रष्टाचार मैंने आज तक नहीं देखा। नगर परिषद को कलंकित करने का कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। होप सर्कस पे काम कर रहे हैं। 50 लाख का उन्होंने टेंडर कर दिया। मैंने होप सर्कस को सजाया, लोगों के मन से आह निकल गई। मैंने रातों रात बजाजा बाजार में होप सर्कस से लेकर और जगन्नाथ जी के मंदिर की सड़क बना दी, पेवर सड़क डाली। वो सड़क आज देख लीजिए 2008 में डली थी, 2008 से 23 15 साल हो गए, उसका कोई बाल बांका नहीं हुआ। हर साल ठेकेदार थप्पड़ मार के 5 लाख रुपए हमारी सड़क को थोड़ी सी रिपेयर करता था। कभी तो जगन्नाथ जी का मेला, कभी रैदास जयंती की रथ यात्रा, इन सब पर टेंडर 3-3 लाख के निकाल दिए जाते थे और हमेशा सिर्फ काम हो जाता था। तो मैंने देखा और मैंने ये विचार किया कि जब 14-15 लाख रुपए में ये पेवर सड़क ही बन रही है, तो ये 3-3 लाख 9 लाख रुपए लगा के मेरे 5 साल में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे ये रिपेयर कराने में। मैंने तो ये तय कर लिया कि बुलाया ठेकेदार जी को, टेंडर निकाले, टेंडर निकाल के टेंडर डाला और रातों रात सड़क बना दी। सुबह जब बजाजा बाजार और सराफा बाजार के लोग आए तो वो तो ये देखते ही रह गए कि ये हुआ क्या रात में। पर लेकिन मेरे पास क्या है, एक इच्छा शक्ति थी, एक मन था, लोगों को सपोर्ट था, लोगों को विश्वास था, साथ ही अधिकारियों का भी पूरा मेरे साथ पूरा सहयोग रहता था। अधिकारियों को मैं सारी सब बात समझाता कि भाई ये 3-3 लाख रुपए अपन से थप्पड़ मार के ले जाते हैं और सिर्फ ये थोड़ी सी 2-2 इंच की उसमें भर जाती हैं, वो भी थोड़ी देर निकल जाती है। उसके बाद जो रिक्शे में सवारी आती है, महिलाएं बेचारी ऊपर से आती हैं, जो लोग आते हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है। तो इसका मजबूत हल करो। हमने वो प्रक्रिया ऐसी की, जबकि मेरे पास तो कोई एक एन होता था, 1-2 जेईन थे, आदमी स्टाफ भी नहीं था। सफाई में कुल 9 लाख रुपए, आप ताज्जुब करोगे साची जी, 9 लाख रुपए में इस शहर की सफाई करना। और आज 1 करोड़ रुपए में सफाई नहीं करे, जगह जगह कूड़ा होना, जगह जगह गंदगी, सारे नाले भरे होने। मैंने अलवर के इतिहास में
जितने भी चेयरमैन, जब से ये नगर परिषद बनी हुई है 1960-62 जब से, और आज तक रणजीत नगर के नाले में पोकलेन मशीन निकालकर लाखों टन गार्बेज निकालकर फ्री किसानों को उठाने का काम किया तो अजय अग्रवाल ने किया, और खुद खड़े रह कर नाला साफ कराया। और यदि वो नाला साफ नहीं होता तो अलवर कब की कब बह जा। ये होप सर्कस की जो विरासत देख रही है, इसकी छत डलवाने का काम किया तो मैंने किया। सिर्फ 14-15 लाख रुपए में सारे कंगूरे। अलवर में सर्वश्रेष्ठ जो जनता के दिमाग में जो अलवर का हृदय स्थल बोलते हैं होप सर्कस को, उसको सजाने का काम किया तो हमारे बोर्ड ने काम। नगर परिषद की जो छत देख रहे हैं, नगर परिषद का जो भवन है, जो हिस्टोरिकल भवन जिसमें आज बैठे हुए हैं, उसमें छत पे ऊपर छत के जाकर छत को देखने का काम करके छत डलवाने का काम किया तो मैंने किया। आज तक कितने चेयरमैन बने हैं तो कभी पूछो कोई छत पे जाके देखा भी है उसने कहाँ नाले निकल रही है, कहाँ से गिर रहा है। नगर परिषद के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स सबसे पहले बनाने का काम किया तो मैंने किया। नगर परिषद में डोर टू डोर सफाई में 26 कॉलोनियों का काम करने का शुरुआत करी तो मैंने काम की। उसको लेकर हरिजन वर्ग के लोगों को बहुत भड़काया गया, खूब मेरी शव यात्रा भी निकाल गई, लेकिन हम डिगे ना हम हटे। जो संकल्प ले लिया उसके साथ काम किया, और जो संकल्प के साथ जो सिद्धि हुई वो आज तक विद्यमान है। आज भी लोग उस कार्यकाल को याद करते हैं। आज यदि मैं जिंदा हूँ तो नगर परिषद के कामों से जिंदा। सर, नगर परिषद के पूर्व सभापति होने के नाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता की मुख्य समस्याएं हैं, जो कि सर आप जानते हैं, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, कैसे इन समस्याओं का निदान किया जाए? देखिए, मैंने आपको पहले बताई, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी इच्छा शक्ति बनाएं, और अलवर के विकास के पास मेरे पास बहुत विजन है। विजन के साथ काम होना चाहिए। अभी अलवर 2 भागों में बट गया है। एक पुराना शहर है जो पटरी के इधर है, ये पटरी पार एक नया अलवर का डेवलपमेंट हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा आधारभूत सुविधाएं सब क्षेत्रों में चाहिए तो पटरी पार चाहिए। वहाँ क्या है, लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, और जो पुरानी आबादी है, यहाँ पुराने लोग हैं, यहाँ सब तरह की सुविधा भी है। यहाँ लगभग सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पार्क्स डेवलप्ड हैं। 100 से ज़्यादा पार्क मेरे टाइम में डेवलप हुए थे, आप ताजुब करेंगे। 108 पार्क मेरी काउंटिंग में हैं जो उस समय हमने डेवलप किया। तो लोग सोचते नहीं थे नगर परिषद भी ये काम कर सकती है। नेहरू गार्डन का जो काम किया हमने किया। हॉस्पिटल में हमने जो यहाँ क्या होता था, डिलीवरी के लिए मैंने जाके देखा कि एक बेड पर 2-2 डिलीवरी होती थी, तो हमने एक 25 लाख रुपए इनको देकर वहाँ एक अत्याधुनिक डिलीवरी हाउस बनाया, और वो आज भी मौजूद है। नगर परिषद के जो काम यूआईटी के करने होते थे वो काम भी हमने किए। इसलिए मैं कहता हूँ अलवर में पटरी पार समुचित विकास की बहुत प्रबल संभावना है। एक तो बस स्टैंड की बात है, बस स्टैंड बहुत साल से यूआईटी कहती है हमने जगह ले ली है, उस बस स्टैंड को तुरंत प्रभाव से बनाया जाए और आम जनता को सपोर्ट करके चालू किया जाए। एक काम, एक पटरी पार, एक जैसे काला कुआं पर सैटेलाइट हॉस्पिटल है, कम से कम 50 वार्ड का एक नया हॉस्पिटल पटरी पार होना चाहिए, जिससे उस इलाके में रहने वाले आम गरीब और जो बेचारे निम्न स्तर के लोग हैं उन लोगों को सुविधाएं मिले। उनकी डिलीवरी होनी हो तो पटरी पार जब कई बार परेशानी होती है, जब ओवरब्रिज से लोग नीचे उतरते हैं तो उन्हें बहुत भारी विपदा का सामना करना होगा। इसलिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए। एक महात्मा गांधी स्कूल जैसे अब बन रहे हैं इंग्लिश स्कूल, ऐसे लड़कियों का और लड़कों का एक महात्मा गांधी स्कूल पटरी पार पे होना चाहिए। पटरी पार एक ऑडिटोरियम बनाना चाहिए जिसमें रंगमंच हो, जहाँ उस क्षेत्र के बच्चों के लिए हो। एक नया हाट मार्केट होता है, जैसे हाट लगा दिए हो, जैसे उस क्षेत्र के एरिया के लिए एक मार्केट उधर डेवलप किया जाए। साथ साथ सेंट्रल पार्क जैसे जयपुर में है, हाउसिंग बोर्ड ने बहुत ज़्यादा काम, पवन जी ने बहुत काम किया है और अच्छे अच्छे पार्क बना दिए। ऐसे ही ये ईटाराना क्षेत्र में हमारी लाखों बीघा ज़मीन पड़ी हुई है इधर। कभी वो कोई कहता है मिलिट्री का झगड़ा है, कोई कहता है यूआईटी का झगड़ा है, वो झाड़ जंगाड़ हो रहे हैं पूरे। यहाँ सेंट्रल पार्क की तर्ज पर उन क्षेत्र के लोग सुबह प्रातः घूम सकें, उनके उस स्टाइल में एक पार्क का डेवलपमेंट होना चाहिए। एक मिनी जो आपका ये होता है, जैसे अपना ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है, एक मिनी स्टेडियम उस क्षेत्र में जो बच्चे हों, जिन्हें हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है और सब जिससे उनका
पूर्ण रूप से विकास हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और मैंने कहा ये खेल कूद में। ये विकास की दृष्टि से यदि हम लोग सोच के साथ चलेंगे, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक सपना है कि हर आदमी को उसका घर का मकान मिले, न वो भूखा सो पाए। वो सब योजना में अब इंदिरा रसोई चल रही है। मेरे टाइम में भी अक्षय कलेवा चलते थी, हमने इमरती देवी धर्मशाला में चलाई थी। भैया को सबको पता है कि 3-3, 400 लोग वहाँ आते थे और ख़ुद हम अपने हाथ से खाना खिलाते थे। सारी बिग सेलिब्रिटीज आती थी, कलेक्टर्स जो भी आते थे, मंजूर सिंह जी आए थे, उन्होंने भी वहीं आके खाना खाया था, सब खाते थे। वो योजना आज अब यहाँ चली है, इंदिरा गांधी योजना, उसका लाभ ले रहे हैं लोग। और अलवर में बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं हैं, बहुत ज़्यादा NGO हैं, वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं ये चाहता हूँ, जैसे आवारा जानवर हैं, आवारा जानवरों के टाइम में ये क्या है, अलवर में जो गाय हैं वो सब पशुपालकों की गाय हैं। सोची समझी साजिश के तहत ये शहर में आती हैं, सुबह ही होते छोड़ देते हैं, शाम को इनको ले जाते हैं। कई बार ये होती है कि जो गाय को डिलीवरी होनी होती है वो रास्ते में बच्चा दे देती है, और उसके मालिक को 15 मिनट बाद ही पता चल जाता है कि भाई उसकी गाय डिलीवरी हो गई है, और वो बच्चा लेके आता है, बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पे ले जाएगा, एक आदमी बैठा के, पीछे पीछे गाय उसके भागती जाती। ये सब उन्हें, इन लोगों के खिलाफ विधिवत रूप से FIR जैसे मैंने कराई थी। मेरे टाइम में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये जो गोपालक हैं, इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन किया। इन्होंने कई बार तो हमारे ऊपर तेजाब भी फेंक दिया हमारे आदमियों के ऊपर, पर लेकिन हम डरे नहीं। हमने काजी हाउस में बंद करी, हमने पेनल्टी इतनी बढ़ाई, इनकी हौसला ही नहीं हो। और मैं देखो, जब तक जो रखवाला है शहर का, यदि मैं नगर परिषद का रखवाला हूँ, मैं अपने घर से ही चल रहा हूँ, और घर से ही उसको ये निगाह रखनी चाहिए कि मेरे यहाँ का अंतर। जैसे मैं स्कीम नंबर 1 में देता हूँ, मैं अपने घर से अपने चला और मैंने देखा भगत सिंह में UIT के गेट के बाहर ही कचरा पड़ा हुआ है, तो मैंने वहीं से फ़ोन लगाया मदान जी को। मेरे यहाँ CSI होते थे, बहुत बड़ी विडम्बना अभी बताऊँगा आपको ये क्या हो रही है। CSI मदान जी, तो मैं मदान जी ये UIT के बाहर कचरा पड़ा हुआ अभी तक क्यों नहीं उठा? तो सर मैं देखता हूँ। फिर मेरे को ये लगा 15 मिनट बाद वो कचरा उठ गया। उसके बाद मैं मान लो जय कॉम्प्लेक्स की तरफ आया, वो अपनी तहसील थी पुरानी, न्यूतरी टाकी था, न्यूतरी टाकी पे सारा कचरा इकट्ठा होता था। हमने ये तय कर लिया सुबह 8 बजे पहले ये कचरा सारा उठ जाना चाहिए। शहर में मार्केट खोले उससे पहले ही सारी सफाई होनी चाहिए। नाइट में, इसीलिए मैंने वो नाइट स्वीपिंग कराई। नाइट में स्वीपिंग करो, नाइट में कचरा उठाओ। 11 में जो डंपिंग यार्ड है वो भी मेरी जी के लिए हुई है। ये कोई काम करके राजी नहीं, नए इन पर जगह है। आज अम्बेडकर नगर शहर के बीचों बीच आ गए, वहाँ कचरा फैलाते हैं, रोज़ कचरा जलाते हैं। अरे भाई कुछ आगे तो कुछ करो। शहर के विकास के लिए आपको जनता ने चुना है। 65 पार्षद हो गए, पार्षदों में आपस में सामंजस्य नहीं, मीटिंग आप करते नहीं, रोज़ लड़ते हो, ठेके आपका कोई लेता नहीं, ठेके का डिस्प्ले आप नहीं करते। मैं आपको बता रहा था होप सर्कस में 50 लाख रुपए लगा दिए। होप सर्कस का इन्होंने जो मूल स्वरूप है उसको ख़त्म कर दिया। ईंटों के ऊपर सीमेंट का वो लगा के उसका कंगूरा अलग बना दिया, जबकि उसका ये होता है जैसे फायर ब्रिक्स की ईंट होती है, उसमें बिल्कुल केमिकल करके सफाई हो गई, फिर कलर उसमें मसाला भरा जाता है, मसाला होने के बाद कलर किया है। इन्होंने उस स्वरूप को बदल दिया, पीली मिट्टी पोत दी। 50 लाख रुपए में पीली मिट्टी पोतने का काम कर रहे हो। फव्वारे आप कह रहे हो हमने लगाए, अब परसों मैंने अखबार में पढ़ा वो फव्वारे भी चोरी हो गए। आप कर क्या रहे हो? ये शहर की जनता का एक एक कमाई का किया हुआ पैसा जो हमें मिला है विरासत में, उसको हम दुरुपयोग करके इस तरह से लूटा रहे हैं। ना आप डिस्प्ले करते हो। आपने, जैसे मैं था, मैंने कोई 5 लाख की सड़क बनाई, तो मैं वहाँ पहले डिस्प्ले बोर्ड लगाता था, ये नगर परिषद द्वारा सड़क बनाई जा रही है, नगर परिषद के चेयरमैन का नाम ये है, वार्ड पार्षद का नाम ये है, ये कार्य इस रेशो से होगा, मतलब 4-2-1 मिक्सचर है तो वो लेकर जाएगा, 4 परात इसमें सीमेंट मिलेगी, इसमें इतनी बजरी मिलेगी, इतनी इसमें रोड़ी मिलेगी, ये रोड ऐसे बनेगा। और फिर वहाँ जो रिटायर्ड शिक्षक होते थे उनको जाके मैं समझाता था, भाई आपके और हमारी ज़िंदगी में ये सड़क लास्ट बन रही है, अभी बनवा लो आप, तो इसलिए आप खुद भी ध्यान देना। तो वो लोग लड़ते थे वहाँ। फिर ऐसे हुआ ठेकेदारों ने मेरा बहिष्कार कर दिया कि यार ये तो बहुत सख्त आदमी है, काम कराता है, डिस्प्ले कराता है। ऐसे इच्छा शक्ति यदि होगी तो काम होगा। आज तक सबसे ज़्यादा काम यदि मैं इतिहास में किसी ने कराया तो मैंने कराया है, इतने विरोधों के बावजूद भी कराया है, ईमानदारी के साथ। और मैं आज भी चैलेंज से कह सकता हूँ, कोई भी आदमी नगर परिषद में आप एक भी ढूंढ दो जो कहते अजय अग्रवाल पर कोई मेरे चवन्नी
कभी कोई अंश कोई लेन देन हो। नगर परिषद में जिस भवन में ये बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो ऐतिहासिक भवन बनाने का भी श्रेय मेरे को है, उसकी सोच भी मेरे को है। कुंजीलाल जी मीणा जी जब जिला कलेक्टर थे, उन्होंने जब मैं हट गया उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके मेरे को कहा कि मैंने चेयरमैन तो बहुत देखे हैं, पर ऐसा भवन जो आपने ये बनाई विधानसभा जैसा बना दिया, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। अजय जी आपको बधाई हो। मैं कहता हूँ इन लोगों ने उसमें आज तक एसी की व्यवस्था नहीं करी। एसी लगाते उसको लोगों को जो उधर के व्यापारिक क्षेत्र हैं या छोटी मोटी मीटिंग करने वाले हैं यदि देते तो 20-25 हज़ार रुपये तो वो किराए पे उठ जाता। 1 घंटे का 10,000-15,000 रुपये में कोई भी आदमी उस हॉल को किराए पे लेता, उससे नगर परिषद की आय भी बढ़ती, काम भी चलते। अब मेरा तो ये कहना है, शहर की जनता से मेरा एक नम्र निवेदन है, शहर के विकास के लिए उस व्यक्ति का चयन करें, जाति धर्म सबसे उठ के आप करें, जिसके मन में इस शहर के प्रति कुछ करने की परिकल्पना हो, जिसके हृदय में ये उछाल मार रही हो कि मुझे इस शहर को इंदौर बनाना है, इस शहर को चंडीगढ़ बनाना है, इस शहर को फिजिकल रूप से राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शहरों में शुमार कराना है। उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अलवर का विकास होगा। और मुझे अच्छा लगा कि आज आपने आके किया। अभी तो क्योंकि नगर परिषद है, विस्तार से बहुत सारा काम है। अभी अलवर धार्मिक टूरिज्म से जुड़ रहा है और हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। यहाँ संस्था बहुत है, अलवर के लोग बहुत प्यारे हैं। अलवर के लोग, मैं कहता हूँ कोई आदमी मना नहीं करता। मैंने हाउस टैक्स मांगा तो लोगों ने चलकर हाउस टैक्स मुझे दिया। जब वो लोगों को, जब आप सुविधा दोगे तो लोगों को पैसे देने में कोई गुरेज नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैं नगर परिषद के पैसे हम नहीं देंगे। नगर परिषद के पहले पैसे देना चाहता है, पर लेकिन वो चाहता है मेरी सुनवाई भी हो। आज शिकायत कोई सुनने को तैयार नहीं, मारे वो जानवर कोई उठाने को तैयार नहीं। विषय ये है, जिस आदमी के मन में इस शहर के लिए संपूर्ण रूप से इच्छा हो, चाहे कोई भी पार्टी का विधायक हो, जो भी बने, इस विचार के साथ बने, इस परिकल्पना के साथ बने, मुझे एक नए अलवर का संपूर्ण विकास और विस्तार के साथ पटरी पार के क्षेत्र का समयोजित यदि विकास करना है तो ही वो उस चुनाव में भाग लेने का हकदार मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से। सर, राम जनता की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पट्टा वितरण। इसका 3rd फेज़ जैसे कि प्रशासन शहरों के संघ 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। सर, हज़ारों शहरवासी इससे वंचित हैं। मैं जानना चाहूँगी आपके समय में इसकी स्थिति क्या थी? आज के समय जैसे कि UIT नगर परिषद के बीच में आपसी खींचतान चलती है, आपके समय में क्या था? असली बात तो ये है कि उस समय पट्टा वाला जो काम था वो नगर परिषद के पास नहीं था। जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जो कच्ची बस्तियां थी, उन सब का काम भी जो प्लानिंग का जो सारा काम था वो UIT के पास ही था, हमारे टाइम में नहीं था। अभी इन्होंने, अब ये जो जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी ने किया है, कुछ अधिकार इन्होंने वहाँ UIT को जो नए एक्ट आए हैं उसमें दिए हैं, पर लेकिन इनको नॉलेज ही नहीं है। नगर परिषद में स्टाफ ही नहीं है। जब इनको यही नहीं पता कि किस चीज़ का पट्टा दिया जाना है, कैसे पट्टा दिया जाना है, किस तरह का काम देना, ये तो लकीर को ही पीट रहे हैं। UIT में सब लोग समझते हैं। UIT में समझते हुए भी स्टाफ इतना वो है, वो कोई काम करके ही राजी नहीं। ऊपर से क्या होता है, जो हम लोग, जैसे हम लोग हैं, हम नेतागिरी करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं। जो हकीकत में क्या है, हमारे सामने भी ये 5-7-10 आदमी अपने ऐसे मॉडल ले आते हैं जिनको दिखा देते हैं, पट्टा दिला देते हैं, जो वास्तव में गरीब हैं वो। और हकीकत में वो क्या है, एक कागज़ सा बंधा हुआ है। कुछ लोगों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है UIT पे। मैं निश्चित रूप से, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने एक इस तरह से इसको धर्मशाला बना रखा है। उन्होंने कागज़ बना रखा है, सबने ठेकेदारी ले रखी है। आपको पट्टा दिला देंगे 20,000 लेंगे, आपको पट्टा दिला देंगे 30,000 देंगे। उन लोगों के ही काम हो रहे हैं। इस मामले में बिल्कुल सघनता की, इस मामले में हमने मंत्री जी को कहा, हमने शांति धारीवाल जी को कहा, हमने मुख्यमंत्री जी तक भी कहा है कि आपकी इतनी मेघावी, इतनी सफलतम योजना है जिसमें हर आदमी को लाभ मिल रहा है, हर आदमी पट्टा लेना चाह रहा है। और राज्य सरकार ने कह दिया, जो लोग 2018 से पहले जिस जगह पर काबिज हैं उस पर यदि आपके पास बिजली का बिल है और उस जगह पर आप रहने का कोई पुराना आपके पास वो है तो उसको पट्टा दिया जाएगा। जब ये स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है, और फिर जब आप मेरे से एक एफिडेविट ले रहे हो कि यदि ये मेरी कोई भी घोषणा गलत हुई तो मेरे खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज की जाए, तो अधिकारी का क्या बिगड़ रहा है? अधिकारी का तो कुछ बिगड़ना नहीं। एफिडेविट ले लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा निरस्त हो जाएगा तो हो जाए। मैं कहूँ आज भी लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों के पट्टों की फाइल UIT और नगर परिषद में रोकी हुई है।
ये बिल्कुल गलत है। इन्हें तुरंत प्रभाव से बिगड़ हिचकिचाहट के और जनता को भागीदारी बनाते हुए उन लोगों को लाभ मिले, जैसे उनको विधिवत रूप से उनकी सड़क बन जाए, उनके लाइट लग जाए, उनके यहाँ आवागमन के साधन हो जाएं और शहर का संपूर्ण विकास हो सके। इसलिए काम करना चाहिए और इसमें बिगड़ लाग लपाट के ये सेवा मानेगा। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और शांति धारीवाल जी आम जनता को सुविधा देना चाहते हैं तो इन अधिकारियों के क्या परेशानी है। इसलिए इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आम जनता को मैं तो कहूँ स्पष्ट रूप से वो कह दे, घोषणा पत्र दे दे कि भाई यदि मेरा पट्टे में कोई खामी हुई, यदि मेरी गलती हुई तो मेरे को चाहे जो फांसी की सज़ा वो दे दो, मेरा पट्टा तुरंत निर्धारण कर दो। सब ये सब अपन डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद पट्टा देने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। पट्टा तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। पट्टा देंगे तो निश्चित रूप से उसका परिवार कृतज्ञ होगा और उसका पार्टी को भी फायदा मिलेगा। इसलिए ये काम तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। हमारा भी ये प्रयास रहेगा, अब आगामी जो पट्टा वितरण होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को लोग लगाएं और आम ये गरीबों के पट्टे रोके हुए हैं। जो प्रभावी और पैसे वाले हैं उन्होंने सबने पट्टा ले लिया, उनकी ज़मीन है या नहीं है, उनको ही पट्टा दिया है इन लोगों ने। इनकी स्थिति ये है, जहाँ लोगों का प्रभाव है वहाँ तो कोई बोलता ही नहीं है। जो बेचारा आम गरीब है उसको धक्का दे दे के बेचारे के टांग में दर्द हो जाता है, उसको काम करने की मतलब है नहीं। वो तो यूआईटी में भी धक्का खा रहा है, नगर परिषद में भी धक्का खा रहा है। सर, अलवर शहर पानी के संकट से हर बार जब गर्मियाँ आती है तो पानी का संकट जो है सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैडम जी, सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात तो ये है, अलवर का जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अलवर में करीब 3 लाख लीटर पानी पर डे आ रहा है, जबकि ज़रूरत 6 लाख से ज़्यादा की है। उस मीटिंग में मैं भी था जिसमें भौर जितेंद्र सिंह जी ने मीटिंग ली थी, जूली जी भी थे। इस मामले में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और इस दृष्टि से रखते हुए हमने MIA में जो अभी जाते हैं हम लोग, तो वहाँ भी हमने कम से कम 20 नलकूप की इनको परमिशन दिलाई। उसके चलते हुए वो शहर में पानी आने लगा तो वो MIA का पानी हमारा 500 फीट नीचे चले गया। आज हम इंडस्ट्री चलाते हैं तो वहाँ भी परेशानी आती है। उधर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह बोरिंग करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र से लिया तो वहाँ भी जल स्तर घट गया। अब सब जगह क्या है, राजनीति है, वोटों की लड़ाई है। सिल्ली साइड से पानी की योजना तो बहुत पुरानी है। जब मैं चेयरमैन था, जब भी मैंने बताया सागर तक हम पानी ले आए थे, लेकिन आगे बाद में मेरे बाद जो भी चेयरमैन बना उसने कोई ध्यान नहीं दिया, न नगर पर यूआईटी ने ध्यान दिया, ना कोई कलेक्टर ने ध्यान दिया। अब दोबारा 1-2 बार नए कलेक्टर आए, उन्होंने ध्यान दिया। अब ये कलेक्टर साहब थोड़ी इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो जयसमंद में भी पानी पहुंच रहा है। जयसमंद में जब तक सिल्ट अभी 8-8, 10-10 फुट से ज़्यादा सिल्ट जमी हुई है, जब तक जयसमंद बांध को पूरा ढंग से खुदाई नहीं होगी और पूरा वहाँ से जो जलकुंभी और हटा के और वो पूरा पानी लगा के, और मैं तो ये कहूँ इस मामले में भरतपुर के राजनेताओं से भी बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के लेवल पर मीटिंग करनी चाहिए। जो पहले जो समझौता हुआ राजाओं का, जो आपने जिनके नाम से राजा जय सिंह जी का और किशन सिंह जी का जो समझौता हुआ, उसमें जो पानी बंटवारे का हुआ, आज भरतपुर में पानी की कोई कमी नहीं है। भरतपुर में चंबल का पानी आ गया है, क्योंकि मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ भरतपुर में कोई पानी की कोई संचय नहीं। और आज डीग के बाद नगर तक चंबल का पानी रेगुलर आ रहा है। जब भरतपुर को ज़रूरत नहीं है, अलवर प्यासा मर रहा है, तो इसे अलवर और भरतपुर के नेताओं को संयुक्त रूप से बैठकर बात करनी चाहिए। और इस मामले में कि जैसे ही बरसात में के आवक पानी का हो तो भरतपुर के हिस्से का पानी भी उनको बड़ा दिल करके अलवर को देना चाहिए, जिससे अलवर में जयसमंद बांध में यदि पानी आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जल स्तर बढ़ेगा। और मेरा ये भी है लोगों को, यूआईटी को भी है, जब अपन ने ये कह दिया भाई 200 मीटर से ऊपर का प्लॉट बनेगा उसमें वाटर हार्वेस्टिंग है, अब जो पैसे दे देता है उसकी हार्वेस्टिंग भी पास, उसकी ये भी पास। ये जब तक ये भ्रष्टाचार का रवैया है, जब तक ये सिस्टमेटिक रूप से ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि भाई हमें अपना छत का सारा पानी ज़मीन में डाइवर्ट करना है। मेरे को ये कहते बड़ी शर्म आ रही है, सारे शहर में नगर परिषद ने एक ठेका कर दिया है कि जो डांबर की रोड है उसके साथ साथ सीमेंट कंक्रीट की वो टाइल्स बिछा रहे हैं। और वो टाइल्स से पानी कैसे आप बरसात का जो पानी आपकी सड़कों पे है, पूरा शहर, अभी 4 दिन पहले मैं गलती से उपसर्ग से ले गया, पूरे शहर में टापू से बना हुआ है। ये तो अच्छी बारिश नहीं हुई, सारे नाले फुल भरे पड़े हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। सफाई को लेकर 1 करोड़ रुपए की बंदरबाट हो रही है। मैं कहता हूँ कि भाई आज
जब मैं 9 लाख रुपए में सफाई करा सकता था तो इतनी महंगाई नहीं हुई। आज भी मैं कहता हूँ इस नगर परिषद का चार्ज आप मेरे को 1 महीना दे के देखो, और फिर मैं आपको बताऊँ कितने रुपए में कितना रुपए काम। जो काम मुश्किल से 50-60 लाख रुपए में हो सकता है, उसे करोड़ों रुपए देने के बाद भी आप शहर को गंदा किए हुए। शहर में नाले में सवारियाँ रिक्शों के साथ साथ गिर रही हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। आप 30 की शमशान में देख लो, न तो जिंदों को पानी मिल रहा है, न मृत आत्माओं को पानी मिल रही है। एक बूंद लोटा तक पानी नहीं है। कलेक्टरों को भी, कलेक्टर साहब पहले थे, उनको भी कहा, इन कलेक्टर साहब को कहा, क्योंकि काम सबके पास बहुत रहता है। नगर परिषद में तो कोई सुनने को नहीं है। पहले पूर्व MLA साहब थे, संजय जी को कहा, बनवारी जी को कई बार कहा, मैंने मोटर लगा रहा हूँ, मैंने 10 HP की मोटर लगा दी। बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे MLA साहब बनवारी जी 10 साल में। मैं कहता हूँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, विधायक रहे, वो ऐसा कोई काम तो बताया मोटिव कि हमने ये काम कर दिया शहर के लिए। शहर में सांसद हैं महाराज जी, पानी के लिए क्यों ये योजनाओं को क्यों नहीं रखते? कभी गजेंद्र सिंह जी का बहाना लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी का बहाना लगाते हैं। अरे आप राजनेता आपसी लड़ाई लड़ो, पर जनता को क्यों अलवर को मार रहे हो? इससे सारा नुकसान तो अलवर की जनता को हो रहा है। आज पीने को पानी नहीं मिल रहा है, हमारी माता बहनें सब लाइन में लग रही है। ना तो बाबा जी के घर में पानी की कमी है, ना MLA साहब के घर में पानी की। इनको बोलते हैं तो इनको तो तुरंत टैंकर आ जाते हैं। ना पूर्व MLA को, न नेताओं को, किसी को। उनको पता है आज अजय अग्रवाल जी का फ़ोन आ गया तो बचता हम पानी भेज देते हैं। आज हमारे यहाँ लाइन खोल देंगे, वो कह देंगे साहब पानी भर लो। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ जब 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों का हिस्से का पानी उन्हें मिलना चाहिए। और आप बड़ा दिल करके करो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कभी वहाँ की बात करते हुए, वहाँ की वसुंधरा जी के टाइम में योजना सैंक्शन हुई, फिर रोक लगा दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज दे दिया भाई मैं, आप सरकार, केंद्र सरकार पैसे दे या न दे, हम फिर भी इसको लाएंगे। अरे जब आप नगर तक पानी लिया है तो आप 50 किलोमीटर का एरिया, 50 किलोमीटर पाइप के जरिए यहाँ भी चंबल का पानी ला सकते हो। क्यों नहीं लाते आप पानी? क्यों नहीं लड़ते आप उसके लिए बात? क्यों नहीं बैठ के बात करते राजनीति में? सिर्फ जमावड़ा करना, रास्ता रोकना, लोगों को वोटों के लिए भड़काना, ये सब काम जब जैसे जैसे चुनाव आता है ना तब तक होते हैं। 4 साल आराम से सब लोग बैठते हैं, खूब आराम से मस्ती के साथ रहते हैं। कोई विकास की बात, कोई डेवलपमेंट की बात होती है तो अपने हाँ होगा। मैं कहता हूँ महाराज जी को आज 4 साल से ज़्यादा हो गए, सांसद हैं। एक विधायक को 5-5 करोड़ रुपए दिए अशोक गहलोत ने। 5-5 करोड़ देने के बाद आज अलवर में 25 करोड़ रुपए आया। फिर आपके पास राज्यसभा के सांसद भूपेंद्र जी हैं, उनका पैसा आप ले रहे हो। फिर महाराज का पैसा आपके पास है, तो आप 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है। उसके बावजूद भी आप इस शहर के विकास और डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हो। वो कह रहा है वो जूली पानी नहीं लाने देता, वो कहता है अलवर ग्रामीण में पानी नहीं लेता, वो कहता है मैं यहाँ मर जाऊँगा, कोई कह रहा है मैं वहाँ जिंदा हो जाऊँगा। इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। शहर की जनता पानी को महरूम है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी का जल स्तर घटा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर लेकिन हम सब को मिलकर एक तत्कालीन नीति बनानी पड़ेगी, एक काम की सोच रखनी पड़ेगी। इस शहर में पानी कैसे हो, उसमें न तो सांसद जी को भी बड़ा दिल रखना चाहिए, विधायक जी को भी दिल रखना चाहिए, मंत्री जी को रखना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ भरतपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी दिल बड़ा रख के जो जय किशन वाला जो बंटवारा जो इसका हुआ है, जो अब ना पानी आ रहा है, उस बंटवारे को भी भरतपुर वालों को बड़ा दिल करके रखना चाहिए। जिस तरह हमने अपना बड़ा दिल रख के, हमने अपने छाती पे पत्थर रख के जब भरतपुर को वो डिविजनल कमिश्नर बनने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ राजनीतिक रूप से विरासत में वो मजबूत थे और अलवर के मुकाबले भरतपुर कहीं नहीं टिकता था। जबकि संभागीय कार्यालय हमारा अलवर का बनता था, उस समय तो हमारे नेता सब सोते रहे। आज कहते हैं सर संभागीय का कार्यालय बनाओ। अभी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जब भी कोई संभाग बनेगा तो अलवर सबसे पहले बनेगा। मैं कहता हूँ ये मुख्यमंत्री जी गांधीवादी ऐसा मुख्यमंत्री है, महात्मा गांधी के बाद ये अशोक गहलोत जी, जिसने हर विधायक को जो भी इनके यहाँ चले गया उसको कभी निराश नहीं होने दिया। और हर क्षेत्र में चाहे कोई भी काम, अब आप देख लीजिए पालन आहार योजना में आज 78 कितने हज़ार करोड़ रुपए के पैसे बदल रहे हैं। अभी इनकी योजना लो। मैं कहता हूँ बीजेपी वाले वो लोग कहते हैं साहब लाइट फ्री, मतलब ये जो बांटे हैं ये रेवड़िए बांट रहे हैं, मतलब ये बांटे हैं वो तो प्रसाद, और जो राजस्थान सरकार बांटे वो रेवड़ी। नहीं बात हो रही है। अरे जनता को तो फायदा हो रहा है, जनता 100 यूनिट है, बीजेपी वाले नहीं ले रहे फायदा। बीजेपी के सारे पार्षद सारे लोग सब आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराया है। जनता में विरोध करते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं? सबसे पहले विरोध ये करते हैं।
100 यूनिट बच रही है, उसका सीधा फायदा हो रहा है। किसान को 3-3 हज़ार यूनिट, 2 हज़ार यूनिट मिल रही है, तो क्या बीजेपी वाले किसान को नहीं मिल रही? यहाँ भी कोई बंटवारा हो रहा है, किसान के ऊपर छाप लगी हुई है, जो अच्छा काम करेगा वो है वोट हुए। सर, आने वाले चुनावों में कांग्रेस की दोबारा जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप? किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले इलेक्शंस को? देखिए, राजस्थान के जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक अशोक गहलोत जी ने जितने आज़ादी के बाद जितना अच्छा बजट दिया, अब तक 5 बजट पेश किए हैं, 1 रुपए का भी कर उन्होंने नहीं लगाया, हर जगह इंडस्ट्रीज को सुविधा दी। ऐसा कोई आदमी नीचे मजदूर से लेकर और जो घर में पलने वाला बच्चा है उस तक के हितों की सोच रखने वाला व्यक्ति रहा अशोक गहलोत रहा। उसने जो अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकता था वो किया, और हर आदमी अच्छे से अच्छा कर सकता है, लोग उन्हें याद रखेंगे। आदमी सत्ता में होता है जब तो याद रखता है, सत्ता के हटने के बाद लोग, आज जैसे मैं चेयरमैन नहीं हूँ तो आज मुझे लोग याद करते हैं यार नगर परिषद में वो था, आज उदाहरण देते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। आज के जो रिसेंट जो सिनेरियो है उसमें निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है, क्योंकि डिवीज़न सब जगह है। लोग हमारे को भी यहाँ जोड़ देते हैं सब सचिन पायलट से, कोई हमारे घर, हर घर में ऐसा कोई नहीं जहाँ कुछ नहीं होता। बर्तन तो सब जगह होते हैं, होती है। कोई वैचारिक मतभेद होते हैं वो दूर किए जाते हैं, लेकिन विचार मतभेद तो दूसरी पार्टियों में भी, दूसरी पार्टियों में भी नेता के लेकर लड़ाई है। तो इसलिए आज की स्थिति में अशोक गहलोत जी और सभी दलों से बहुत आगे हैं, और निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर एक नया समीकरण बनेगा, और पहली बार ऐसा होगा जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में काबिज होगी। सर, चलते चलते आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्शन से पहले जनता से, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक यह है कि एक आप अपनी विश्वसनीयता को जांचें। आपके वोट की बहुत बड़ी आपके एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है। आप वोट उस व्यक्ति को देने का प्रयास करें जिसके मन में इस शहर की लोगों के प्रति संवेदना हो, उस शहर के प्रति ललक हो, इस पर शहर के विकास और डेवलपमेंट की सोच रखता हो, पटरी पार अमूलचूल परिवर्तन की गुंजाइश रखता हो। ऐसे व्यक्तित्व को यदि शहर की जनता चुनेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान के अग्रणी शहरों में अलवर की शुमार होगा, ये मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ अजय अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि काम करने के लिए ईमानदार सोच और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और एक बार फिर से अगर टिकट जीतकर जनता इनको विधायक बनाती है तो एक बार फिर से उसी तन मन धन से जनता की सेवा करने के लिए बेताब है। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।